तो भाई ये होने वाली है डार्क फैंटेसी और काफी खतरनाक मंगा, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे वैम्पायर हंटर्स के साथ वैम्पायर्स। काफी खतरनाक मजा आएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। कहानी एक ऐसे बंदे के बारे में होने वाली है जिसकी एक फैमिली को मार दिया होता है वैम्पायर ने, और अब उसके मन में बैठ चुका है एक काफी खतरनाक सा डर, जहाँ पर उसे चारों तरफ देख रहे होते हैं वही वैम्पायर्स। क्या वह इस डर को हरा कर बन पाएगा एक वैम्पायर हंटर और ले पाएगा अपने फैमिली को बदला? तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें देखा जाता है एक चांदनी रात का सीन, जहाँ पर एक गाड़ी काफी तेज रफ्तार में जा रही होती है हाईवे के ऊपर से। तब वह गाड़ी रुकती है और उससे उतरता है कोई बंदा, व्हाइट वाला कोई बंदा, जो कि एक तरफ काफी जोर से देख रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है दो बंदों का सीन जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कुछ इलीगल काम के बारे में। तब वे अपने पीछे किसी चीज को नोटिस करते हैं और वहां पर होता है वही व्हाइट वाला बंदा। तभी उन दोनों में से एक कहता है हमें किसी गेस्ट के बारे में तो नहीं बताया गया था। तभी दूसरा बंदा उसके पास खड़ा होकर जाने लगता है और कहता है आखिर तुम कहाँ चले आ रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई इनविटेशन भी है? तभी कट्टा रख दिया जाता है उसकी कनपट्टी पर। बैंग! भाई साहब उसकी खोपड़ी उड़ा दी होती है और उसके खून के छींटे लगते हैं दूसरे बंदे के चेहरे पर। और भाई साहब बंदा क्या ही तो बेड से लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं उस अड्डे का अंदर का सीन, जहाँ पर एक लड़की डीजे बनकर गाना बजा रही होती है और असली पार्टी तो अंदर चल रही होती है, जहाँ पर सारे गैंग माफिया लीडर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। और उनमें से जो मेन बंदा होता है वह होता है एक वैम्पायर। लेकिन तभी वह एकदम से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्ला कर कहता है हे, क्या तुम्हारे पास कोई एक्साइटिंग सॉन्ग नहीं है? और क्या तुम्हें कोई अच्छा खाना बजाने में कोई दिक्कत हो रही है? और भाई साहब एक तरफ ढेर लगा हुआ होता है, आप समझ गए होंगे किस चीज का। तभी वह बंदा चल कर सीधा उसी लड़की की तरफ जाने लगता है और कहता है अगर ये तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है और तुम इसे नहीं कर पा रहे तो मेरे पास कोई कारण नहीं है तुम्हें छोड़ने का, और मुझे अपनी भूख को भी नहीं रोकना पड़ेगा। लेकिन तभी दरवाजा टूटता है, वह वैम्पायर भी उसी तरफ देखता है। वहाँ पर वही दूसरा बंदा उड़ता हुआ आ रहा होता है और आकर गिरता है सब उन्हीं के बीच में। तभी वह व्हाइट वाला बंदा कहता है माय देखो तो सही, असली फन तो यहाँ हो रहा है, क्या तुमने खूब मजा किया बंदो? और बताया जाता है कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनसे वैम्पायर काफी ज्यादा डरते हैं और उन्हें कहा जाता है वैम्पायर हंटर्स। तभी इनमें से एक वैम्पायर कहता है आखिर ये कौन है, मुझे ऐसा लग रहा है इसे इनविटेशन भी नहीं मिला होगा। तभी भाई साहब उसकी खोपड़ी उड़ जाती है और कहता है अब मुझे काफी ज्यादा दुख हो रहा है तुम्हारे लिए। मुझे पता है कि तुम अपने पेरेंट्स की ट्रेसेस को ढूंढने काफी ज्यादा डिस्परेट हो, लेकिन सोचो द माइटी जंग योर क्लैन के मेंबर्स थर्ड रेट के गैंगस्टर के साथ धंधा कर रहे हैं। अगर जियोंग योग ने इसे देख लिया होता तो भाई साहब वो तो खून के कसूर होता। जिसे सुनकर वह दूसरा वैम्पायर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वह वैम्पायर कहता है तो ये तुम हो लंबे सिल्वर बालों वाले प्रीस्ट जिसे इसके वेकेटिकेशन से भी निकाल दिया गया है, एक असली वैम्पायर हंटर सिल्वेस्टर। आज की ये रात डेकोरेट हुई तुम्हारे खून से। भाई साहब सभी वैम्पायर्स तैयार हो जाते हैं हमारे सिल्वेस्टर पर अटैक करने के लिए। सिल्वेस्टर भी काफी एटीट्यूड वाले अंदाज में कहता है तुम्हारे गेस्ट को ट्रीट करने की जो सर्विस है काफी ज्यादा बेकार है। वह इतना कहता ही है कि सारे जो वैम्पायर्स होते हैं सिल्वेस्टर पर एक साथ हमला कर देते हैं। और सिल्वेस्टर कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम में पेशेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। और भाई साहब सिल्वेस्टर कहाँ किसी से कम था, वह स्लैश मारते जाता है और वैम्पायर्स को बीच में से काटते जाता है। क्या एक बड़े से लगता है। सिल्वेस्टर उस वैम्पायर से कहता है कि मुझे तो डाउट हो रहा है कि मैं क्या तुमसे कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकाल भी पाऊंगा। तुम्हारे मुझे मारने के विचार को देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम उन सभी पागलों में से सबसे बड़े पागल हो। वह वैम्पायर भी तो सट अप और सीधा उसके ऊपर रश कर देता है। सिल्वेस्टर भी भाई अपने काफी कूल अंदाज में गन को घुमाता है और सीधा फायर करने लग जाता है उस वैम्पायर के ऊपर। वह वैम्पायर अपने हाथ को काफी खतरनाक तरीके से म्यूटेट कर लेता है और सीधा अटैक कर देता है सिल्वेस्टर के ऊपर। लेकिन सिल्वेस्टर अपना स्वॉर्ड को बीच में लाकर डिफेंड कर लेता है और सिल्वेस्टर कहता है आखिरकार तुम वही हो जो म्यूटेट कर सकते हो। लेकिन वैम्पायर क्या इसे छोड़ने वाला था? लेकिन उस वैम्पायर के कुछ करने से पहले ही सिल्वेस्टर उसके हाथ को गन से डैमेज कर देता है और काफी खतरनाक सी बैक किक के साथ उसे उड़ा देता है और एक किक के साथ उसकी हालत पतली हो जाती है और जाकर दीवार में भिड़ जाता है, जहाँ पर उस वैम्पायर की तो हालत खराब हो चुकी होती है। और वहां पर आकर कोई कहता है क्या तुम थोड़ी देर के आराम कर सकते हो? वह होता है कोई बंदा जो कि वैम्पायर्स के सैंपल्स ले रहा होता है, जिसका नाम होता है जियोंग जुक। और कहता है अगर तुम वैम्पायर्स को इस तरह के काटोगे तो उनके पास कुछ ज्यादा खून नहीं बचेगा मुझे लेने के लिए। सिल्वेस्टर पूछता है आखिर ड्योकियोन कहाँ है? फिर वह बंदा कहता है कि उसकी जगह पर आज मुझे आना है, उसे छोड़ो। क्या ये सही है कि जियोक्यो क्लैन का उस गैंगस्टर की गैंग सैंडोंग गैंग के साथ कोई कनेक्शन है? सोचा जाए तो उनके पास एक हाइडआउट है एक ऐसी जगह पर। सिल्वेस्टर भी उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि अपनी बातों को करना बंद करो, जल्दी से अपना काम पूरा करो। फिर भाई हम देखते हैं पीछे उसी वैम्पायर की जिसकी आंखें खुल जाती है, जिसे हमारा सिल्वेस्टर भी नोटिस कर लेता है और तान देता है अपने तमंचे को उसी की तरफ।
पर वह वैम्पायर किसी के साथ रुकने वाला नहीं था और वह सीधा रश कर देता है उसी के ऊपर। वहाँ पर हमारा सिल्वेस्टर भी तैयार होता है उसे मारने के लिए और उसके ऊपर काफी सारी गोलियां भी चला देता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है आखिरकार वह वैम्पायर उस पर अटैक नहीं कर रहा होता बल्कि वहां से एस्केप करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वह वहां से काफी तेजी से बाहर निकलता है। पीछे से काफी सारी गोलियां भी उसके ऊपर पड़ रही होती हैं लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा होता। तभी दूसरा बंदा कहता है कि लगता है वह काफी ज्यादा जल्दी में था। सिल्वेस्टर कहता है उसे छोड़ो, तुम अपना काम करो, मैं जाकर उसे संभालता हूँ। तभी दूसरा बंदा कहता है अरे जाने भी दो, आखिरकार वह जल्दी मर जाएगा, उनके पास काफी ज्यादा चोट लग चुकी है। सिल्वेस्टर भाई काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वह कहता है कि अगर तुमने फिर से कोई बकवास करी तो उससे पहले तुम मार जाओगे। दूसरा बंदा कहता है अरे नहीं, ये काफी ज्यादा खतरनाक जोक था। सिल्वेस्टर कहता है नहीं, ये कोई जोक नहीं था। तो दूसरा बंदा कहता है तो ठीक है, मैं अपने काम को पूरा कर लेता हूँ पहले, और वह वहां से जल्दी से निकल जाता है। तभी सिल्वेस्टर कहता है चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, वह अपने दिमाग को खो चुका है और अब ना जाने क्या होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमारे देखा जाता है बाइकर गैंग को जिसके पीछे पुलिस पड़ी हुई होती है जो कि उन्हें रुकने के लिए कह रही होते हैं। तभी उन्हीं में से एक लड़की मिडल फिंगर दिखाते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे मार सकते हो। जहाँ पर अगली गाड़ी पर होता है हमारा एमसी जो कि मस्ती से अपनी बाइक को चला रहा होता है। जहाँ पर हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है कि मेरी फैमिली काफी अच्छी है, जहाँ पर मेरा भाई कोई मॉडल है, मेरे पिताजी एक काफी बड़े बिजनेसमैन है और मेरी माँ एक हाउसवाइफ है, तो मेरे पास रहने के लिए या करने के लिए कुछ बचता नहीं है। फिर हमें देखा जाता है उन्हीं बाइकर्स का सीन और हमारा एमसी कहता है अब मेरे पास बच करने के लिए कुछ बचता नहीं, इसलिए मैं अपनी ऑर्डिनरी लाइफ से बचकर भागना चाहता हूँ। तभी वह लड़की कहती है वे भी जल्दी से चलाओ, ये हमारा वे भी पीछा कर रहे हैं, हम इनसे बचकर कैसे निकले। हे जियोंग योजिन, अब तुम ऐसा मत कहना कि तुम उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, मैंने उन्हें काफी ज्यादा गालियां भी देती हैं। और वह बंदा काफी चिल्लाते हुए कहता है कि हे तुम चुप नहीं बैठ सकती। तभी हमारा एमसी अपनी बाइक की रेस को एकदम से बढ़ा देता है और उन सभी बाइकर से अपने रास्ते को बदल लेता है। वे पीछे से चला ही रहे होते हैं कि अगर तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन हमारा एमसी मारता है काफी तगड़ी छलांग, जिसे देखकर काफी सारे बंदे आपस में हैरान हो जाते हैं काफी ज्यादा। ऊपर से छलांग मारता है, दीवार पर स्लिप करता है और नीचे आकर लैंड करता है। फिर वह आसानी से पुलिस से पीछे छुड़ा लेता है अपना। ऊपर से वे बाइकर्स भी कह रहे होते हैं हे हे हंसीगन तुम भाग गए, लेकिन वह उनकी तरफ बिना देखे वहां से निकल जाता और वह बताता है कि राइडिंग मेरे इस बेकार लाइफ से बचने का एकमात्र रास्ता है। फिर वह काफी टाइम बाद अपने घर पहुंचता है और अपने कपड़ों को साफ कर रहा होता है। फिर वह मन में सोचता है क्या जेनी डीआर का सो गया है, आज काफी ज्यादा शांत माहौल लग रहा है। जेनी डीआर यार भाई इसके कुत्ते का नाम है। और वह भीतर घुसता है और कहता है मैं घर आ गया, लेकिन अचानक से उसे आने लगती है काफी बड़ी दुर्गंध और तभी उसे अपने पाँव के नीचे कुछ महसूस होता है और कहता है क्या खून, क्या लाइटें जा चुकी हैं और इतना अंधेरा क्यों है और ये बुरी बदबू कहाँ से आ रही है सड़ी हुई मांस की सी, क्या कोई हमारे घर में घुस गया है। फिर वह अपने बगल से एक रोड को उठा और चिल्लाने लगता है मॉम डैड ब्रदर कहाँ हो आप, लेकिन तभी उसके पीछे से एक कुत्ता उसके ऊपर हमला कर देता है और हमारा एमसी कहता है जेनी डीआर तुम्हें क्या हो गया। इस सब चीज को देखकर वह काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है और जैसे तैसे करके उससे अपना पीछा छुड़ाता है और भाई वह देखता है कि उस कुत्ते की तो पूरी हालत ही बदल चुकी होती है और वह कहता है क्या ये सच में जेनी डीआर है। फिर भाई सब जेनी डीआर उसके ऊपर दोबारा से हमला करता है, लेकिन हमारा एमसी कौन सा हार मारने वाला था, उसके सिर पर मारता है कई डंडा और मारते ही जाता है और उसे याद आ रहा होता है अपना पुराना वाला जेनी डीआर, लेकिन वह करता भी क्या और अपनी रोड को दूर फेंक देता है। फिर अपने वह पास में देखता है जहाँ पर पड़ी होती है लाशें, जिनको देखकर वह वहीं पर उल्टी करने लगता है और वह सोच रहा होता है जेनी डीआर मॉम और डैड भी आखिर हमारे घर में हो क्या रहा है। वह वहीं पर बैठा और रो भी रहा होता है। तभी उसे अपने ऊपर वाले फ्लोर पे से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है और वह कहता है क्या सेकंड फ्लोर पर, क्या वह चीज अभी हमारे घर में है। फिर वह डंडे की तरफ देखता है और सोचता है लेकिन यह काफी नहीं होगा और सोचता है कि मेरे डैड अपने पास एक शॉटगन रखते हैं और वह जाता है अपने भाई के पास जो कि मरा पड़ा होता है और उसके सामने पड़ी होती है शॉटगन और वह हमारा एमसी सोचता है क्या उन्होंने मेरे भाई को भी। फिर वह जाता है अपने भाई के पास और जाकर उसके कंधे को पकड़ता है और कहता है मुझे माफ करना, अगर मैं थोड़ी देर पहले और आ जाता तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, ये सब जिसने किया है मैं उन सभी को मार दूंगा। और वह गन को टच करते हुए कहता है ये तो अभी भी गर्म है, मेरे ब्रदर ने सच में ही इसे यूज किया होगा, लेकिन आखिर क्यों किलर ने इस गन को लिया नहीं। किलर क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं मार पाऊंगा। फिर वह सावधानी से सीढ़ियों पर चढ़ता है और ऊपर देखता है तभी आती है उसे काफी डरावनी आवाज और दिखाई देता है उसे एक पैर। हमारा एमसी अपने सामने गन को तान लेता है, फिर उसके सामने जो चीज निकल कर आती है उसे देखकर तो उसकी भी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, जिस चीज को देखकर आपको भी आने वाली कई रातों तक नींद ना आई शायद। तभी नरेटर कहता है कि हमारी लाइफ में एक ऐसा भी टाइम आता है जब हम हो जाते हैं स्पीचलेस, जहाँ पर हमारे अंदर कोई भी फीलिंग ना इमोशन कुछ भी नहीं उठता। एक ऐसा टाइम जहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारा माइंड एकदम रुक चुका हो, जैसे कि जब कोई तुम्हारा फेवरेट सेलिब्रिटी हो और तुम उसे अपने सामने देख लो अचानक से, या जब तुम कोई काफी खतरनाक सा जोक सुन लो, या फिर तुम कोई देखो एक काफी ब्यूटीफुल सीनरी और भाई साहब हमारा एमसी तैयार होता है गन के साथ और एकदम से कर देता है उसे फायर, लेकिन वह वैम्पायर आसानी से उसे डॉज करता है और हमारे एमसी पर अटैक करता है और उसे पकड़कर दूर फेंक देता है
और उस अटैक के साथ ही उसके हाथ से उस गन को भी छुड़ा लेता है। एमसी वहीं पर पड़ा होता है और वह सोचता है मुझे लगता है मेरा कंधा टूट गया है। फिर वह अपने पीछे देखता और सोचता है कि मैं अब भाग तो सकता नहीं। फिर वह गन को पकड़ लेता है। वह वैम्पायर भी वहीं पर होता है। मन में सोच रहा होता है क्या मुझे कोई पुलिस को बुलाना चाहिए या किसी को मदद के लिए बुलाना चाहिए। लेकिन जब एक ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इनमें से कोई भी एक थॉट भी हमारे दिमाग में नहीं आता। मुझे नहीं पता आखिर क्यों। और वह तैयार हो जाता है गन के साथ। और उस समय मेरे दिमाग में कोई भी अलग विचार आ ही नहीं रहा था उसे मारने की बजाय। तभी वह वैम्पायर काफी खतरनाक तरीके से उसके ऊपर अटैक कर देता है और हमारा एमसी उसे गाली देते हुए चला देता है शॉटगन को, जिससे उसके वैम्पायर के कंधे पर लगती है काफी खतरनाक सी चोट। लेकिन क्या हमारे वैम्पायर को इससे कुछ होने वाला था? वह आते के साथ ही हमारे एमसी को हाथ को काट देता है बीच से, जिससे हमारा एमसी दंग रह जाता है। और ऐसे ब्रूटल सीन को देखकर उसकी तो आत्मा ही अलग हो जाती है। हम देखते हैं उस खतरनाक से वैम्पायर को हमारे एमसी के सामने, जो कि हमारे एमसी को उसके सिर से उठाकर ऊपर उठा देता है और उसे मारने के लिए होता है एकदम तैयार। और हमारा एमसी रोते रोते सोच रहा होता है क्या मैं अपना रिवेंज लिए बिना ही मर जाऊंगा? मॉम, डैड, बड़े भाई, जेनी डियार्क, मुझे माफ करना। लेकिन तभी कहीं से एक गोली चलती है और भाई साहब उस वैम्पायर का हाथ ही उड़ जाता है। वह वहां पर अपने हाथ को पकड़कर खड़ा ही होता है कि वहां पर आ चुका होता है हमारा सिल्वेस्टर और कहता है तो फाइनली तुम यहाँ पर आ भी गए और तुमने ये सब कर भी दिया। तमंचे को कर लेता है लोड और भाई साहब गोलियों से उस वैम्पायर को एकदम भून कर छल्ली कर देता है। हमारा एमसी भी वहीं पर पड़ा हुआ उस सब सीन को देख रहा होता है। उस वैम्पायर के सामने आकर खड़ा हो जाता है हमारा सिल्वेस्टर और तलवार के 2 स्लेसेस के साथ उसके 4 टुकड़े कर देता है और कहता है अगर तुम्हें मरना ही था तो तुम पहले ही शांति से मर जाते, इतना करने की क्या जरूरत थी। और फिर सिल्वेस्टर हमारे एमसी के सामने बढ़ने लगता है और हमारे एमसी गर्दन पर तलवार रखते हुए कहता है कि यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि कोई भी दूध का धुला नहीं है, तो अब उसे मुझे वापस दो। फिर वह देखता है हमारे एमसी के हाथ में उसी गन को और कहता है क्या मैं तुमसे एक चीज पूछ सकता हूँ, क्या ये गन तुम्हारी है? लेकिन उससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता हमारे एमसी की आंखें बंद हो जाती, जिसे देखकर सिल्वेस्टर भी शांत हो जाता है और वह हमारे एमसी की ऐसी हालत को देखकर कहता है वैसे तो ये मारने में काफी अच्छा है। हमारा एमसी सोच रहा होता है एक ऐसी जिंदगी जो बिना किसी चिंता की थी। तभी हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन जहाँ पर कोई कहता है अरे बच्चे, और वह पुलिस वाला बंदा कहता है क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? और वह सभी लोगों को बुलाता है और कहता है कि यहाँ पर एक सर्वाइवर है, जल्दी आओ, यहाँ पर भी कुछ लोगों को जल्दी से भेजो। और भाई हमारा एमसी अभी भी अपने मॉम डैड को याद कर रहा होता है। काश काश ये सपना हो, सिर्फ सपना। ब्रेकिंग न्यूज, हमारे शहर में ये काफी दिल दहलाने वाली घटना, पूरा परिवार हुआ गायब सिर्फ एक रात में। जहाँ पर होता है एक न्यूज एंकर जो कि इस रिपोर्ट को दे रहा होता है। तभी दूसरे एंकर कहते हैं कि तुम्हारा मतलब है कि एक पूरी फैमिली मारी गई सिर्फ एक कुत्ते को हाथों? हाँ भाई और बहनों ये सही है। लेकिन फिर भी एक पूरी फैमिली सिर्फ एक कुत्ते को हाथों कैसे मारे जा सकती है? वहां पर एक बच्चा भी तो था जिसके हाथ में शॉटगन थी और ऐसा बताया जा रहा है कि उसने इसका यूज भी किया था। तभी हमें देखा जाता है हमारे एमसी के कुछ दोस्तों का सीन जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा होता है। तभी वह बंदा बताता है कि हाँ उसका बड़ा भाई काफी अच्छा था पढ़ाई करने में, शायद वह कहीं उससे जलता तो नहीं था। तभी हमें दूसरे बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है हाँ मैं उसे जानता हूँ, वह राइटिंग में काफी अच्छा है लेकिन वह एक ठग टाइप नहीं है, फिर भी उसकी पर्सनैलिटी एकदम अलग ही है। तभी हमें देखा जाता है एक रिपोर्टर का सीन जो कि फोटो खींच रहा होता है हमारे एमसी की। और भाई साहब हमारे एमसी के ना ही कोई इमोशन आ रहा होता ना कुछ। वहां पर होते हैं काफी सारे रिपोर्टर जो कि हमारे एमसी से पूछ रहे होते हैं हमें सच बताओ बच्चे, वहां पर क्या हुआ था, आखिर तुमने शॉटगन को फायर क्यों किया? हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है कि मेरी लाइफ में शायद ही कभी हुआ हो कि मैंने इतने सारे चेहरे एक साथ देखे हों और वो मुझसे चाह रहे होते हैं एक्सप्लेनेशन, जैसे कि मैंने उनकी कोई चीज उधार ले ली हो। वे मुझ में ऐसे घूर रहे थे जैसे कि वो मुझ में से कुछ ढूंढना चाहते हो। तभी एक रिपोर्टर वहां पर आता है और वह सीधा ही पूछ लेता है बच्चे आखिर क्या कारण था जो कि तुम अपने परिवार को इतना बुरी तरीके से मारना चाहते थे, हमें जल्दी जवाब दो। जिसे सुनकर हमारे एमसी की पुरानी यादें वापस लौट आती हैं और उसलिए उस रिपोर्टर में भी उसे वही वेम्पायर दिख रहा होता है और वह इमेजिन करने लगता है कि वेम्पायर उससे कहता है आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है, क्या तुम ही नहीं थे जो इस सिचुएशन को पाना चाहते थे? तुम ही वो थे जब तुम्हारी फैमिली मर रही थी, तुम बाइक को बाहर घुमा रहे थे, क्या तुम सोचते हो कि तुम्हें गुस्सा आना चाहिए? और इस सब सीन को देखकर हमारे एमसी काफी ज्यादा डर रहा होता है और वह वहां से भाग निकलता है और कहता है वह नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और वह सोचता है मैं वहां से भाग निकला किसी ऐसी चीज से जिसकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। सच बताऊं तो मुझे कुछ याद नहीं और शायद मैं याद नहीं करना चाहता, और ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मैं ऐसी रियलिटी को मानना ही नहीं चाहता। और भाई ऐसा कहते हुए वह काफी ज्यादा से रो ही रहा होता है। एमसी बताता है जब वह लास्ट टाइम वहां पर होश में आया था तो वहां पर मॉन्स्टर की लाश थी ही नहीं, ना ही उसके कोई ट्रेसेस थे, और मेरा जो कटा हुआ बाजू था वो पहली तरीके से छूट चुका था, कुछ इस तरीके से जैसे कि वो सब जो मैंने कल फेस किया था वो सारा झूठ था, और कुछ ऐसे तरीके से जैसे कि वह कोई हुआ ही ना हो, और यह बताने की कोशिश कर रहा हो कि ऐसा कभी हुआ ना हो और उसे भूल जाओ। मेरे परिवार की मौत, वह मॉन्स्टर और वह पर्सन भी, मैं अब बाहर भी नहीं जा सकता।
क्योंकि मुझ पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा चाहे मैं उन्हें कितना भी समझा लूं। लेकिन यहाँ पर भी बैठने से मेरा काम थोड़ी चलने वाला है, क्योंकि उस घर में है मेरी सबसे बुरी और सबसे दर्दनाक यादें। तब वह अपने गैराज के गेट को खोलता है और कह रहा होता है, अब मेरे पास कहीं भी जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है, ना ही घर के अंदर ना ही घर के बाहर। फिर वह अपनी बाइक को गैराज से निकालता है और चल देता है। फिर वह पहुंचता है एक जगह पर जहाँ पर वह देखता है एक काफी सुंदर नज़ारे को। तभी उसे कुछ नोटिस होता है जिसे देखकर वह शॉक हो जाता है, और वह होता है वही सिल्वेस्टर। और सोचता है क्या ये वही पर्सन नहीं है जो कि वह पहले वहां पर था। सिल्वेस्टर ने भी उसे नोटिस कर लिया होता है और हमारा एमसी बाइक लेकर सीधा सिल्वेस्टर के पास पहुंच जाता है और कहता है, क्या ये तुम ही नहीं हो? मुझे पक्के तरीके से पता है कि तुम मेरे घर आए थे। यह तुम ही हो जब मेरे घर पर मॉन्स्टर आया था। और वह इन बातों को काफी तेजी से बोल रहा होता है, लेकिन सिल्वेस्टर कहता है, चुप हो जाओ। क्या तुम इस आधी रात में सभी को चिल्ला चिल्ला कर परेशान करना चाहते हो? आखिर तुम कौन हो? आखिर वह मॉन्स्टर कौन था? आखिर तुम क्या सोच सकते हो कि मैं कौन हो सकता हूँ? क्या तुम कोई भूत भगाने वाले हो? हाँ, तुम काफी ज्यादा क्लोज थे। तो क्या मैंने जो मॉन्स्टर देखा था वह तुम कह रहे हो वह एक वेम्पायर था? सही कहा। क्या? तो अब ये सारी चीजें यहाँ तक आ ही चुकी हैं, तो मैं तुमसे सीधा ही पूछ लेता हूँ, क्या तुम्हारे अंदर वैम्पायर का ब्लड गया था? हाँ, मैंने शॉटगन चलाई थी तो उसका ब्लड जो था वह इधर उधर फैल तो गया था। अब तुम मुझे ये मत कहना कि मैं वैम्पायर बनने वाला हूँ। अगर तुमने उसका ब्लड निकला होगा तो ये पॉसिबल है। तो क्या मेरा ये हाथ भी? नहीं, इसे मैंने जोड़ा है। यह तो काफी ज्यादा रेडिकुलस है। तो क्या तुमने जो कल देखा था अपनी आंखों से वो का सेंस बनाता है? वो वैम्पायर क्या ऐसे अभी भी और हैं? वे और हों या ना हो इससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अभी जो चाहिए वह है तुम्हारी नॉर्मल लाइफ। तुम क्या कह रहे हो? क्या ये पॉसिबल भी है? मैंने सब कुछ खो दिया है। नॉर्मल? आखिर तुम कैसे कह सकते हो कि मैं इस वर्ल्ड में नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ? तभी सिल्वर्ट उसकी कॉलर को पकड़ता है और उसे हवा में ऊपर उठा देता है और कहता है, क्या तुम सोचते हो कि तुम कोई स्पेशल पर्सन हो? अब बहाने बनाना बंद करो, क्योंकि तुम ही वे पर्सन नहीं हो जिसके साथ बैड लक आया है। तुम क्या सोचते हो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने देखा था उसने मेरी पूरी फैमिली को मेरी आंखों के सामने खा लिया था। आखिर तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जीऊं और उस सबको भूल जाऊं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा, चाहे मैं क्यों ना मारा जाऊं। सिल्वेस्टर उसी को घूर कर देख रहा होता है और कहता है, आखिर ये कितना परेशान करने वाला बंदा है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें देखा जाता है किसी शॉप का सीन, जहाँ पर एक लड़की और वही सिल्वेस्टर के साथ वाला बंदा बैठा हुआ होता है। तभी वह शॉप वाली बंदी कहती है, सिल्वी तुम आ गई। मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि मुझे सिल्वी कहना बंद करो। अरे नहीं, हमारे पास तो एक गेस्ट भी है। तभी साथ का बंदा कहता है, तो क्या तुम ही हो जो इस इंसिडेंट में सरवाइव किया था? तभी सिल्वेस्टर कहता है, आखिर उस मैटर का क्या हुआ जिसे हमने डिस्कस किया था? सिल्वेस्टर, मुझे लगता है कि जिस बंदे को हम ढूंढ रहे थे उसने कोरिया को ही छोड़ दिया है। अरे नहीं, ये तो काफी ज्यादा सिरदर्द करने वाला है। हम इतने दिनों से उसे ढूंढ रहे थे और उसने अब छोड़ ही दिया कोरिया। वैसे आखिरकार तुम इस दोस्त को अपने साथ क्यों लाए? यह तो डिप्लॉय करने के लिए अभी भी काफी ज्यादा कमजोर है। तुम्हें अपने एक्सपीरियंस के साथ ही सीखना होगा। मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम ह्यूमन समझ सके। जहां पर भी तुमने अपना गार्ड डाउन किया तुम्हारी बोन्स क्रैक हो जाएंगी और सामने हमारा मॉन्स्टर तुम्हारी मसल्स को भी काट के रख सकता है। फिर हमारा एमसी पूछता है, अगर हम ऐसी चीज के सामने कैसे लड़ सकते हैं? सिल्वर्ट बताता है, इसे कहते हैं साइकेडेलिक मून। ह्यूमंस को वैम्पायर्स के साथ लड़ने के लिए इसे इंजेक्ट करना पड़ता है। इसी के साथ तुम्हारा पेन भी काफी ज्यादा कम हो जाता है और किसी नॉर्मल आदमी के मुकाबले ये तुम्हारी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बार यूज करने में मदद करता है। लेकिन जितनी बार तुम इसका यूज करोगे उतनी बार ये तुम्हारे शरीर को तोड़ता जाएगी। तुम तब तक इसकी शक्तियों पर निर्भर रहोगे जब तक तुम अकेले नहीं मर जाओ। जबकि यह वैम्पायर ब्लड से बनी है तो तुम्हारा एक गलत मूव और तुम भी उनमें से एक बन जाओगे। क्या तुम अब भी अपना बदला लेना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए पहले ही क्लियर कर दूं, जब तुम एक बार इस डार्कनेस में एंटर कर जाओगे तो तुम्हारे पास लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी है। तभी एमसी उसके हाथ से उस पेल को ले लेता है। सिल्वर्ट उसे रोकते हुए कहता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? तो आखिर तुमसे किसने कहा कि इसे अभी लो? तभी वह दूसरी तरफ देखता है, ओ भाई ये तो एकदम पागल है, लेकिन इसके पास हिम्मत भी बहुत है। और ये होता है एक और वेम्पायर हंटर सोंग डियोक योन। सिल्वर्ट कहता है, डियोंग योन मैं इसे तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ और ये मेक श्योर करना कि ये काफी अच्छा बन जाए, ना कि मारा जाए। डियोक योन कहता है, समझो हो गया। बच्चे तुम्हारा स्वागत है इस मेड मून की दुनिया में। तब सिल्वर्ट कहता है, सुंग हुई मेरे लिए एक बोट अरेंज करो ताकि मैं मैक्स को जा सकूं। जिसे सुनकर एमसी कहता है, क्या आप कहीं बाहर जा रहे हो? क्या आप मुझे ट्रेन नहीं करोगे? अनबिलीवेबल। क्या तुम सोचते हो कि तुम इसे और भी ज्यादा यूजफुल बना सकते हो? डियोक्योन कहता है, हाँ मैं सोचता हूँ, पूरी कोशिश करूंगा। और बच्चे मैं तुमसे फिर से कह दूं, तुम्हारा स्वागत है इस पागल मून की दुनिया में हांसीगन।
फिर हमें देखा जाता है 1 साल बाद का सीन, जहाँ पर खड़ी होती काफी सारी गाड़ियाँ, जिससे उतरता है एक बंदा जिसका नाम होता है चियोन योंग हूँ, जो कि सैंडोंग गैंग का ही एक मेंबर होता है अंडरग्राउंड। तभी एक बंदा भागता हुआ आता है और कहता है ह्यूंग निम आप आ गई। तभी ह्यूंग निम कहता है अरे मुझसे ह्यूंग निम मत कहो बास्टर्ड, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझसे सीनियर कहो। और अब से हम एक प्रॉपर बिजनेसमैन है जो कि एक काफी रेस्पेक्टेबल बिजनेस को चला रही हैं। तभी दूसरा बंदा कहता है हाँ हाँ सर, वैसे तुम यहाँ पर मुझे बुलाने क्यों आई? आखिर हमारे ह्यूंग सीनियर कहाँ पर है, क्या वो ज्यादा बिजी हैं? हाँ हाँ नहीं सर, बात ये है कि हमें देखा जाता है इस होटल के अंदर का सीन, जहाँ पर हम एक बंदे ने सारे ही बंदों को पीट दिया होता है और अंदर एक काफी मस्त से पोज में खड़ा होता है। ह्यूंग ने कहता है क्या तुमने मुझे इस काम से बुलाया? तुम बास्टर्ड, तुम क्या ऐसे भी मैनेज नहीं कर सकते? सर मुझे माफ करना, क्या ये वही बास्टर्ड नहीं है जिसने हमारे हाइडआउट को तहस नहस कर दिया? और इसने भी कहा था कि ये कोई फॉरेनर है, यह तो भी कहा जाता जवान दिख रहा है। हे बच्चे, तुम अभी भी अपने नखरों को दिखाना बंद नहीं करोगे? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे जैसा कोई ठग नहीं देखा। एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में तुम्हें अपने शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ पर तो आकर तुमने मुक्के लात चला दी। अगर तुम क्या सोच रहे हो, तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो? एक ठग? हाँ तुमने कहा। मैंने पहले ही भुगतान कर दिया है, लेकिन तुम्हारे चमचों ने मुझे अपने सामान को दिया ही नहीं। कौन सा सामान भाई? अब यह मत कहना कि तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हारे चमचों ने मुझसे पहले ही 5 मिलियन बॉन्ड ले लिए हैं और अब एग्जीक्यूटिव यूँ कह रहा है कि उसे कुछ पता ही नहीं। तुम्हारी तो पूरी गैंग ठग से भरी हुई है। आखिर ये बच्चा क्या कह रहा है, कौन से सामान के बारे में कह रहा है? तभी उसका असिस्टेंट बताता है कि सर ये एक ड्रैगनोव, एक टोकारेव और एक AK-47। हे तुम छोटे बच्चे, तुम 5 मिलियन वॉन के बारे में कह रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है कितने रुपए हैं? डूड, क्या तुम्हें पता भी है आखिर तुम किस बारे में कह रहे हो? किस बारे में कहा? तुम्हारी सैंडोंग गैंग रशियन और चाइनीज वेपन्स को लाकर उन्हें इकट्ठा करती है और उन्हें मार्केट प्राइस से काफी ज्यादा हाई प्राइस पे बेचती है। तब वह बंदा वहां से जाने लगता है और कहता है आखिर मैं इस बास्टर्ड से बात ही क्यों कर रहा हूँ, जाकर सीधा पुलिस में रिपोर्ट करो और इसे पकड़वा दो। तब वह दूसरा बंदा कहता है क्यों, क्या इससे तुम ठीक रह पाओगे? क्योंकि अब तुम्हारी सैंडोंग गैंग अब तुम्हारी गैंग चाकू और गन्स के अलावा चूने पाउडर का भी स्मगल करने लगी है। तुम समझ गए होगी मतलब। हे बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? और मस्टंडो, तुम क्या देख रहे हो? जाकर इसको निपटाओ ना। वहीं पर भाई ह्यूंग ने अपने दोनों बॉडीगार्ड्स को आदेश दे देता है उसे निपटाने का, और वो दोनों भी हो जाते हैं तैयार उसे काम तमाम करने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ वह बंदा यानी कि हमारा MC भी तैयार हो जाता है। एक बंदा अचानक से अटैक करता है, लेकिन वह झुककर उसे टॉस कर लेता है और जाकर सीधा पीछे वाले बंदे की ओर आगे बढ़ता है। वह भी चाकू के साथ तैयार होता है स्टेप करने के लिए, लेकिन तभी हमारा MC रख के पंच मारता है उसके चेहरे पर। तभी उसे पीछे से आता हुआ अटैक भी महसूस हो जाता है और झुककर उसे भी टॉस कर लेता है और एक मारता है घुसंड रख के उसकी पीठ पर, जिस वजह से भाई साहब उसकी तो आत्मा ही बाहर निकल आती है। ह्यूंग निम में ऊपर खड़ा होकर सोच रहा होता है आखिरकार इस एक अकेले बंदे ने दोनों बंदों को कैसे हरा दिया। फिर वही हमारा MC काफी कूल अंदाज में नीचे उतर कर आता है अरीना से और जाकर ह्यूंग निम के सामने खड़ा हो जाता है। ह्यूंग निम भी पूछता है आखिर तुम्हें अब क्या चाहिए। हमारा MC भी काफी डरावने अंदाज में कहता है ड्रैगनोव, टोकारेव और AK-47 उन्हें मेरे लिए अभी लेकर आओ, क्योंकि उनके लिए मैंने रुपए दिए हैं। ह्यूंग निम में घबराते हुए कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, हम दे देंगे, लेकिन तुम तो जानते ही हो कि हम अभी तो ट्रेड कर नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि हम गन्स को हमेशा साथ ही लेकर डोलते हैं और उन्हें बेचते रहते हैं। तुम बस हमें जगह और टाइम बता दो, हम वहाँ पर आ जाएंगे। तभी हमारा MC कहता है सुबह 8 बजे पार्क के लॉट में। और भाई उसकी जाने के बाद वह पीछे से काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है वह बास्टर्ड। दूसरा असिस्टेंट पूछता है क्या मैनेजर आप ठीक हो? तभी एक रख के चपेट पड़ती है उसके चेहरे पर और वह कहता है आखिरकार तुमसे कितनी बार कहूँ, मुझे ह्यूंग निम कहना बंद करो। वह कहता है ठीक है सर ह्यूंग निम। वह अब भी गुस्सा हो रहा होता है और कहता है लगता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है उन बास्टर्ड से कहने के अलावा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें देखा जाता है एक वेयर हाउस का सीन, जहाँ पर कोई वैम्पायर ब्लड को लेकर आया होता है। तभी कोई कहता है इसकी क्वालिटी तो काफी ज्यादा खराब है, यह तो एकदम कचरा है कचरा, तुम जितने पैकेट लाए हो उनमें से ज्यादातर का वेट ही 20 भी नहीं है। तब वह दूसरा वैम्पायर हंटर कह रहा होता है कि तुम तो जानते ही हो ज्यादातर सैंडोंग गैंग के वैम्पायर्स आजकल बाहर डोल रहे हैं, लेकिन आखिरकार कुत्तों के से भी ये इतना खराब कैसे हो सकता है? क्या तुमने अपनी मशीन को चेक किया है? वह तो खराब नहीं है। तब वह ओल्डमैन कहता है अगर तुझे मेरी मशीन और मुझ पर भरोसा नहीं है तो इन्हें कहीं और लेकर जाकर बेचो, मेरी मशीन एकदम सही है। वह भी उसकी बातों सुनकर परेशान हो जाता है और कहता है मैं तो बस कह ही रहा था। अरे ओल्ड मैन, तुम तो एक जोक भी नहीं ले सकते। वह होता है ओल्ड मैन जू, जो कि कोरिया में वैम्पायर के उसका ट्रेडर होता है और कहता है कि चिल्लाना बंद करो और इस रुपए को लो और यहाँ से निकलो। फिर वह पूछता है वाई द वे वह हांस सीगन जिसकी फैमिली को पूरी तरीके से मार दिया गया था, आखिर वह क्या कर रहा है? क्या तुम अब भी उससे तक नहीं पहुंच पा रहे हो? वैम्पायर हंटर पूछता है आखिरकार तुम ऐसे अनलकी पर्सन से क्यों मिलना चाहते हो? वह तो अभी कहीं होगा जहाँ पर वह अपनी स्वॉर्ड को हिला रहा होगा। सच बोलूं तो अगर वह वैम्पायर भी बन जाए तो भी मुझसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो चलो मैं चलता हूँ। ओल्ड मैन भी कहता है वह अपने आप से कभी भी होनेस्ट होता ही नहीं है, वैसे ही झूठ बोलता रहता है, उसे फर्क पड़ता है। तभी वह हंटर जैसे बाहर आता है
वह किसी को देखता है और वो होता है हमारा एमसी, जो कि बाइक पर आया होता है उसे लेने के लिए। और हंटर भी कहता है तुम आ ही गए हांसीगन। वह पूछता भी है क्या तुम कहीं बाहर लड़ने के लिए तो नहीं गए थे, या कहीं पर फाइट तो करके नहीं आए। तब वह हमारा एमसी कहता है नहीं ऐसा नहीं हुआ। हंटर पूछता भी है आखिरकार फिर तुम अपनी आंखों को क्यों चुरा रहे हो मुझसे। फिर वह हंटर अपने रुपयों को अपनी गाड़ी की डिक्की में रखने लगता है। तभी हमारा एमसी पूछता है क्या अब मैं एम्पायर से लड़ने जा सकता हूँ। हंटर भी कहता है तुम्हारी करंट स्किल्स को देखने के बाद तुम अभी रेडी नहीं हो। कोई भी मजाक के विचार अपने दिमाग में मत लाना और अपनी ट्रेनिंग पर पूरा ध्यान रखना। मुझे पता है कि तुम्हें लड़ने की चुल मच रही है क्योंकि तुम्हारी स्किल्स थोड़ी बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन गलत लोगों से पंगा लेना बंद करो बिना किसी कारण के। हमारा एमसी भी कहता है तुम काफी ज्यादा ही चिंता लेते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। हंटर भी कहता है चलो ठीक है तो चलते हैं। हमारा एमसी कुछ सवाल पूछना चाह रहा होता है और कहता है लेकिन अगर किसी बंदे को निपटाने की जरूरत पड़े तो क्या करना चाहिए। हमारा एमसी वह दूसरा हंटर कह देता है सीधा सीधा कि उसे निपटाई दो। अगर तुम सोच रहे हो कि किसी को निपटाने की जरूरत है तो उसे निपटाई दो, लेकिन मुझे यह नहीं पता आखिर किस स्थिति में किसी बंदे को निपटाने की जरूरत पड़ेगी। और हमारा एमसी उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा होता है। हंटर भी अपने हाथों के बीच में हमारे एमसी को दबाते हुए कहता है तुम रास्कल, क्या तुम किसी और चीज के बारे में नहीं सोच रहे हो। तो चलो अब जिन चलते हैं, अब तुम्हारा टाइम है ट्रेनिंग करने के लिए। तो सीन शिफ्ट होता है और हमें देखा जाता है एक जगह का सीन जहाँ पर पार्किंग लॉट में काफी सारे गुंडे बैठे हुए होते हैं। तभी गाड़ी में बैठे दो बंदों में से एक बंदा कहता है क्या हमें सच में एक बच्चे को पकड़ने के लिए यहाँ पर आना चाहिए था। दूसरा उसे कहता भी अरे छोड़ो इसे, तुम इतने क्यों चिंता ले रहे हो, तुम्हें इस तरह के माइंड सेट को नहीं रखना चाहिए, चाहे हम भी एम्पायर ही क्यों ना बन गए हो, हमें ह्यूमनियम के प्रति लॉयल रहना चाहिए। तभी दूसरा बंदा कहता है क्या लॉयल, मेरी एस, क्या तुम्हें याद नहीं है पिछले साल जियोंग क्लैन के जितने भी बंदे जो कि एंटरटेन कर रहे थे और मजाक मस्ती कर रहे थे उन्हें बीच से काट दिया गया था, और इसका नुकसान हमें भी हुआ था क्योंकि हम वैम्पायर्स हैं और अब हमें उस चूहे को पकड़ना होगा। तभी दूसरे बंदे को पीछे से कोई चीज आती हुई महसूस होती है, तो वह दूसरे बंदे को बचाने के लिए उसे पकड़ कर देता है, उस चीज को पकड़ लेता है। वो की होती है एक फायर एक्सटिंग्यूशन। बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारे एमसी ने सभी बंदों का काम 25 कर दिया होता है। तभी एक वेम्पायर कार से उतरते हुए कहता है वाह तुमने तो पहले ही सारे बंदों को निपटा दिया, वे अभी अभी वेम्पायर बने थे लेकिन फिर भी वे लड़ने में तो काफी अच्छे थे, तो क्या तुमने अपना मजा कर लिया तुम छोटे परेशान करने वाले बच्चे। तो अब हमें क्या करना चाहिए, तुम अब ये मत सोचना कि हम तुम्हें इतनी आसानी से जाने देंगे, और तुमने जिन चीजों के बारे में कहा था उन्हें भी हम नहीं लेकर आई। हमारा एमसी कहता है मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि तुम कुछ ऐसा करोगे। वह वैम्पायर कहता है क्या। हमारा एमसी काफी कूल अंदाज में कहता है आखिर एक पागलों के झुंड के साथ मुझे क्या ही आशा रखनी चाहिए, लेकिन अगर मैं अब तुम्हारे दांतों को काट ले जाऊंगी तो ये काफी अच्छे कीमत पर बिकेंगे। तुम आखिर इसके बारे में क्या सोचते हो कि तुम्हारे दांत कितने ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होंगे। सीन शिफ्ट होता है और वह हंटर हमारे एमसी से कह रहा होता है तुम्हारे फैमिली को जिस वैम्पायर ने मारा था वह सैंडोंग गैंग से कनेक्टेड है। एमसी भी चौंक जाता है और कहता है कि सैंडोंग गैंग, तुम कह रहे हो कि वैम्पायर सैंडोंग गैंग गैंगस्टर के साथ मिल चुके हैं और कोई साजिश रच रहे हैं। और वह बात करते करते वो फाइट भी कर रहे होते हैं जहाँ पर हंटर ने उसकी जो मुक्का होता है उसे डॉज कर लिया होता है। वह भी हमारे एमसी पर हिट लगाने की कोशिश करता है लेकिन वह डॉज कर लेता है, और वहां पर हमारा एमसी घुसंड लेकर तैयार और रख के घुसंड मारता है उसके बगल में, जिससे भाई हंटर की भी हालत खराब हो जाती है। और वह कहता है यह इतना बुरा भी नहीं था, क्या तुम्हें पता है आखिरकार सिल्वेस्टर को ट्रू वैम्पायर हंटर क्यों कहा जाता है। एमसी पूछता है आखिरकार तुम इस बात को अचानक से क्यों ले आई। फिर वह हंटर बताता है क्योंकि उसने ट्रू वैम्पायर जंग योक को मारा था। एमसी भी तैयार होते हुए कहता है क्या ट्रू वैम्पायर जंग योक, क्या ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी छोटी नहीं है। फिर वह हंटर पूरी तरीके से बताते हुए कहता है ट्रू वैम्पायर किसी भी नॉर्मल वैम्पायर से काफी ज्यादा पावरफुल होता है, कई 100 हजारों गुना, और उनके ब्लड का वेट भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। उसकी रीजनरेशन स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि भाई साहब दिन के सवेरे में भी आराम से चल सकता है। और उन सभी ट्रू वैम्पायर्स में से भी जियोंग योक क्लैन का जियोंग योक भाई साहब सबसे खतरनाक, उसके रहते तो भाई साहब क्लैन काफी ज्यादा ऊंचाइयों पर छू रहा था, काफी ज्यादा फेमस भी था। जैसा कि वे बात करते करते फाइट भी कर रहे होते हैं जहाँ पर हंटर उसके अटैक को डॉज करता है, तभी अपनी एल्बो स्ट्राइक कर रहा होता है हमारे एमसी को, लेकिन अचानक पैर से हमला करता है जिससे हमारा एमसी दूर जाकर जालियों पर लगता है। हंटर अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है जब जियोंग योक मारा गया तब जियोंग योक क्लैन का डिक्लाइन काफी तेजी से चालू हो गया। हमारा एमसी कहता है तो तुम्हारा मतलब है कि जियोंग योक क्लैन के डाउनफॉल के बाद उसके सारे वेम्पायर्स ने सैंडोंग गैंग को ज्वाइन कर लिया। हंटर बताता है हाँ वे ट्रेसेस को फाइंड कर रहे हैं जियोंग योक की। एमसी पूछता है क्या ट्रेसेस को, आखिर क्यों ट्रेसेस का क्या करेंगे वो जियोंग योक की। हंटर बताता है कि वे जियोंग योक की पावर को इनहेरिट करना चाहते हैं और अपने पास्ट के स्टेटस को रिगेन करना चाहते हैं दोबारा से। लेकिन जैसे भी हंटर उसे सहारा देकर उठाता है एक काफी तगड़ा पंचक मारता है और उसके कॉलर को पकड़ लेता है और वहीं जमीन पर गिरा देता है, और बताता है कि जहाँ तक की उसकी रेपुटेशन की बात है वह इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उस क्लैन का एक्वायर मतलब उस क्लैन का
इनका उत्तराधिकारी अभी भी जिंदा है। अगर तुम उनके टारगेट बन जाओ तो भाई साहब तुम्हें कोई भी रेकलेस कदम नहीं उठाना है, और तुम्हारी गलती के कारण अगर तुम उनकी टारगेट बन गई तो तुम्हारी जिंदगी का हर एक पल हेल के बराबर होगा। फिर वह हमें देखा जाता फाइट का सीन, जहाँ पर वह वैम्पायर हमारे एमसी पर अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी डॉज कर लेता है और वह उस वैम्पायर के चारों तरफ घूमने लगता है गोल गोल। दूसरा वैम्पायर पूछता भी है कि क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए। एटीट्यूड में कह देता है नहीं, मैं हैंडल कर सकता हूँ, तुम वहीं पर खड़े रहो बस एकदम चुपचाप। वह वैम्पायर पूछता भी है क्या ये ऑर्डर है, लेकिन वह वैम्पायर काफी ज्यादा गुस्से में कहता है वहीं पर खड़े रहो ना, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरे काम के बीच में दखल मत दो। इतने में हमारा एमसी बाइक के साथ आ जाता है तलवार को लेकर उसे काटने के लिए, लेकिन वह वैम्पायर अपने हाथ के साथ उसे अटैक को डिफेंड कर लेता है, जिससे उसके हाथ में भी कट लग जाता है। फिर हमारा एमसी बाइक को मोड़ता है और अपनी तलवार को जमीन पर रगड़ते हुए उसी की तरफ सीधा बढ़ने लगता है। वैम्पायर कहता है वही सेम पैटर्न, क्या तुम मुझे कोई उल्लू समझ रहे हो, और वह भी हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगता है और पंजे के साथ सीधा अटैक करता है हमारे एमसी के ऊपर। लेकिन हमारा एमसी बाइक को साइड में स्लिप करके उसके अटैक से बचता है और सीधा उसकी गर्दन के ऊपर आ जाता है, लेकिन उसे डॉज करके वे पीछे आ जाता है। वह वैम्पायर कहता है मैंने इसे पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था, और भाई साहब काफी खतरनाक कट लगाता है हमारे एमसी की बाजू की तरफ, और भाई साहब एमसी भी तैयार होता है तलवार को लेकर उस वैम्पायर पर कट लगाने की कोशिश करते हुए पीछे आ जाता है, और हम देखते हैं उसकी तलवार भी टूट चुकी होती है। एमसी सोचता है आखिरकार ये कितनी बेकार तलवार है जो कि इतनी आसानी से टूट गई, ये स्टेनलेस स्टील इतनी बेकार क्यों होता है। वह वैम्पायर भी उसकी टूटी हुई तलवार को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वह कहता है कितना मजा आ रहा है, लेकिन अपनी बात को पूरा कर ही पाता, लेकिन उससे पहले हमारे एमसी ने उसका काम 25 कर दिया होता है, और इतने खतरनाक अटैक कर लेने के बाद वैम्पायर भी जमीन पर गिर पड़ता है। फिर वह अपने दूसरे वैम्पायर दोस्त से अपनी मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी सीधा मना कर देता है। वह कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि मेरे लिए कोई भी परेशानी मत खड़ी करना। हमारा एमसी काफी डेविलिश लुक के साथ कहता है ये तो काफी अच्छा है, मैंने तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में 5 मिलियन वॉन को इन्वेस्ट किया है, आखिर उसे किसी तरीके से तो हार्वेस्ट करना होगा, और पंच के साथ तैयार। और उसके ऐसे रूप को देखकर वैम्पायर को भी पसीने छूट जाते हैं, और भाई साहब एक ही अटैक के साथ वैम्पायर का तो काम तमाम हो जाता है। ऐसे ब्रूटल सीन को देखकर दूसरा वैम्पायर भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और घबरा जाता है। हम देखते हैं हमारे एमसी के ग्लव्स से धुआं निकल रहा होता है, एमसी भी मुस्कुराता है। तब दूसरा वैम्पायर पूछता है हे बच्चे तुम्हारे ग्लव्स के साथ क्या है, क्या ये कोई 21वीं शताब्दी का कोई अच्छा गैजेट है। तुम्हें देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पहले से ही पता था कि वैम्पायर्स यहाँ पर आने वाले हैं। हमारा एमसी भी एटीट्यूड में कहता है क्या मुझे तुम्हें अपना बिजनेस बताना चाहिए, अब बारी है तुम्हारे सिर की। और वह टूटी हुई तलवार को लेकर तैयार हो जाता है और कहता है अगर तुम समझ चुके हो तो अपनी बकवास बातों को बंद करो और सीधा मेरी तरफ आओ। वह वैम्पायर भी हंसने लगता है और कहता है क्या तुम कोई साइको हो, मैंने तुम्हारी सारी ट्रिक्स को देख लिया है और मैंने तुम्हारे सारे स्टाइल को भी चेक कर लिया है, तुम्हारी तलवार भी टूटी हुई है और तुम्हारे ग्लव्स को भी मैंने देख लिया है। लेकिन वह अपनी बात पूरा ही कर पाता है उससे पहले हमारा एमसी उसकी तरफ अपनी तलवार को फेंक देता है, जिसकी अटैक को वह जैसे तैसे डॉज करता है, और अब वह भी गुस्सा हो चुका होता है और सीधा हमारे एमसी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। तब हमारा एमसी निकाल लेता है नई गन को और सीधा पटाखा बजता है उसके सिर के ऊपर। ऐसी सरप्राइज अटैक की तो उसने भी आशा नहीं की हुई थी, और इस अटैक को लेने के बाद वह वहीं ढेर हो जाता है। और हमारा एमसी काफी डेविलिश लुक में कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अब बारी होने वाली है तुम्हारे सिर की। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी का सीन जो कि वैम्पायर ब्लड को इकट्ठा कर रहा होता है और वह वैम्पायर भी ब्लू फिल्म में चल रहा होता है। तभी उसकी घाव में अचानक से दर्द उठता है, फिर वह सोचता है अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है और उस वैम्पायर ब्लड को अपने हाथ में इंजेक्ट कर लेता है, जिस प्रोसेस के दौरान उसे दर्द तो काफी ज्यादा होता है और थोड़ी देर के लिए वह जमीन पर बैठा रह जाता है। चारों बगल होती है एकदम खामोशी, हमें लगता है शायद ये वैम्पायर बन जाएगा, लेकिन अगले ही सीन में पार्किंग लॉट से बाहर निकल रहा होता है और वहीं पर बाहर खड़ा होता है वही हंटर, और वह कहता है फाइनली तुम आ गई, इतना हुड़दंग मचाने के बाद फाइनली क्या तुम्हें अब अच्छा महसूस हो रहा है। हमारा एमसी पूछता है आखिर तुम्हें मेरी जगह के बारे में कैसे पता चला। तभी वह हंटर बताता है इस दुनिया में जीपीएस नाम की एक चीज होती है, और वैसे भी तुम आजकल के दिनों में क्या कर रहे हो। एमसी पूछता है तुम्हारा क्या करने से क्या मतलब है। फिर वह कहता है मैं तुम्हारी मोटरसाइकिल के बारे में बात कर रहा हूँ, तुमने इसकी हालत को काफी ज्यादा बिगाड़ रखा है, पहले तो तुम इसे एक ट्रेजर के रूप में रखते थे। इन बातों को सुनकर हमारा एमसी शांत हो जाता है और कहता है यह तुम्हारा काम नहीं है, और ऐसा कहकर वहां से निकल जाता है। वहां पर हंटर भी उसकी ऐसी हरकतों से परेशान हो जाता है। तो सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक होटल का सीन जहाँ पर कोई ह्यूनिम के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारा इससे क्या मतलब है, उसने एक अकेले बंदे ने 6 के 6 बंदों को आसानी से हरा दिया। ह्यूनिम भी उससे माफी मांग रहा होता है और कहता है मुझे माफ करना बॉस, और वहां पर हम देखते हैं उसके बॉस को जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वह कहता है इंप्रेसिव, यह तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, आखिरकार तुम क्या जानते हो इडियट्स, वह छोटा लड़का एक वैम्पायर हंटर में बदल गया है, यह तो अवसर दर्द बनते जा रहा है। जब कोई वैम्पायर हंटर 1 या 2 वैम्पायर को मारे तब तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन यह वाला इंसिडेंट सैंडोंग गैंग को एक रेडिकुलस गैंग दर्शाएगा। और भाई हमें बताया जाता है ये होता है सैंडोंग गैंग का लीडर जियोंग सैंडोंग। ह्यूंगनिंग कहता है अपने बॉस से बॉस क्या हमें जियोंग क्लैन से कलेक्ट करना चाहिए, शायद उनसे मदद मिल जाए। और भाई साहब सैंडोंग गैंग का लीडर
जैसे इतनी बात को सुनता है वह अपनी पॉकी स्टिक को सीधा फेंक कर मारता है उसके ऊपर, लेकिन वह तो डॉज कर लेता है, लेकिन उसके पीछे खड़ा चमचा उससे हिट हो जाता है और वह हम देखते हैं उसकी नाक से निकल चुकी होती है पिचकारी और कहता है तो तुमने क्या कहा, वह एक छोटा बच्चा था जो कि मोटरसाइकिल राइड कर रहा था। ह्यूंगनिम कहता है हाँ मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन हाँ ऐसा ही था। और वॉस वहां से जाने लगता है और कहता है मुझे नहीं पता, ना ही मुझे इससे कुछ फर्क पड़ती है, तुम्हें जो करना पड़े उसे पकड़ो और मार दो। वह बास्टर्ड, क्या तुम मुझे नहीं समझ रहे, उसके गले को पूरी तरीके से काम हो जाना चाहिए, समझ गए ना। फिर हमें दिखा जाता है नाइट का सीन, जहाँ पर देखते हैं हम हमारे एमसी और उसी हंटर को जो कि एक शॉप पर आकर बैठे होते हैं। तभी वह हंटर एक कैन को थ्रो करता है हमारे एमसी की तरफ, जो कि उसे पकड़ लेता है। एमसी कहता है मिस्टर आपने कहा था कि सैंडोंग गैंग जोंगयो क्लैन से मिली हुई है। हंटर भी कहता है हाँ मैंने कहा तो था। फिर एमसी कहता है तो फिर आखिर आपने उसे अकेला क्यों छोड़ रखा है, क्या आप गैंगस्टर से डरते हो, अगर ऐसा नहीं है तो आखिरकार क्या कारण है, क्या इसमें मनी नहीं है इस वजह से। हंटर भी कहता है हाँ तुम अच्छी तरीके से जानते हो। फिर हमारा एमसी काफी जोर से चिल्लाता है और कहता है वे बास्टर्ड्स, उन्हें तो मर जाना चाहिए, चाहे इसमें हमारा प्रॉफिट हो या ना हो, जितना ज्यादा हो तुम वैम्पायर्स को जीने दोगे उतना ज्यादा ही एक काफी बड़ी बीमारी फैलने का खतरा बढ़ता जाएगा। किसी भी बड़े पेड़ की छोटी छोटी टहनियों को काटने से अच्छा है उसे सीधा ही चॉप डाउन किया जाए। क्या है, इसलिए तो नहीं है क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी में कोई प्रीशियस चीज खोई नहीं है। तब वह एंटर कहता है तो तुम मुझे इस तरीके से जज करना जा रहे हो, तो क्या अब तुम जज कर रहे हो आखिर किसे मरना चाहिए और किसे जीवित रहना चाहिए। मुझे हंसाओ मत बच्चे, यहाँ तक कि मैं अपने प्रॉफिट के लिए एक मच्छर को भी नहीं मारता, मैं सिर्फ मनी और प्रॉफिट के लिए किसी को मारता हूँ। और वैसे क्या तुमने अपने अंदर वैम्पायर ब्लड को इंजेक्ट किया है। मुझे पक्की तरीके से याद है कि मैंने बताया था जेओंगयो क्लैन के जो वैम्पायर्स होते हैं उनके ब्लड में म्यूटेशन करने की पावर होती है। हाँ ये तो काफी ज्यादा सर दुखाने वाला है, मुझे पहले ही उस वैम्पायर हंटर की डील को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। हे बच्चे अपने बैग को पैक करो और आज यहाँ से निकल जाओ, मैं जेओंगयो क्लैन से कोई भी पंगा लेना नहीं चाहता। हमारा एमसी भी कहता है फाइन मैं जा रहा हूँ। हंटर भी मन में सोच रहा होता है जब तुम्हें पता हो कि किसी ने आपकी फैमिली को मारा है और वह बाहर जाकर आराम से जी रहा है तो तुम भी गुस्सा हो ही जाओगे। और मेरे दिमाग में एक और बात चल रही है, आखिरकार ओल्ड मैन जू ने जियोंग जुन का नाम क्यों लिया था उस टाइम पर। फिर वह हांसी गन को आवाज देता है और उसे काफी सारे वेपन्स को दिखाता है और कहता है मैंने इसमें एक स्वॉर्ड और कुछ एमोस को पैक कर दिया है, इसमें अराउंड 500 राउंड तो होंगे ही, लेकिन मुझे पता है तुम इससे पहले ही मारे जाओगे, इससे कि पहले कि तुम इसे यूज कर पाओ। और इन्हें चलाते टाइम केयरफुल रहना क्योंकि इनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, अगर तुम काफी ज्यादा अनलकी रही तो ये तुम्हारे हाथ में भी फट सकता है। हमारे एमसी को भी पता होता है वह हंटर उससे कितना प्यार करता है और वह जो भी अफवाह बता रहा है वह सब झूठ है, तो इसलिए वह थैंक यू बोलता है उस हंटर को और कहता है तुम्हारे सब चीज के लिए शुक्रिया। फिर वह हंटर हमारे एमसी के सर पर हाथ रखता है और कहता है किसी भी वैम्पायर की तरह मत बन जाना, और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें हंट करूंगा और कोई मर्सी नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हारे ऊपर इजी भी नहीं रहूंगा चाहे मैंने ही तुमको सब चीजें सिखाई हूँ। और उस हंटर की सारी बातों को हमारा एमसी शांति से सुन रहा होता है। फिर हम देखते हैं अगले सीन में जहाँ पर हमारा एमसी अपनी बाइक को लेकर निकल चुका है होता है अपने सफर पर, और हम देखते हैं उसकी आंखों से आ रहे होते हैं आंसू। और वह कहता है उस रात वह चांद इतना सुंदर लग रहा था कि किसी के भी आंसू निकल जाएं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जहाँ पर कुछ बंदे आग के चारों बगल खड़े होते हैं, जहाँ पर ह्यूंगनिम भी उनके पास पहुंच चुका होता है। फिर ह्यूंगनिम कहता है मैं हूँ चोंग योंग हूँ और सैंडोंग गैंग से, वो होते हैं हमारे एमसी के पुराने दोस्त, जिनमें से एक बंदा कहता है तो हम क्या करें। ह्यूंगनिम कहता है मैं इसे ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आखिर तुम सब में से तुम्हारा लीडर कौन है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। वहाँ पर होता है वही लाल बालों वाला बंदा, वह कहता है मुझे पक्की तरीके से याद है मेरा कोई काम नहीं है आप जैसे मिस्टर के साथ, या फिर कोई है। उसकी बातों को सुनकर ह्यूंगनिम अपने सर को पकड़ लेता है और अपने दोनों बंदों को उसकी तरफ भेज देता है और कहता है मैं तो तुमसे सही तरीके से बात करना ही चाह रहा था, आखिर आजकल के ये किड्स इतने ज्यादा रूड क्यों हो गई। और हम देखते हैं वे दोनों बंदे बन चुके होते हैं वैम्पायर्स। अभी हम देखते हैं वैम्पायर ने पकड़ लिया होता है उस गैंग के लीडर को, वहां पर उसकी साथी लड़की काफी ज्यादा डर जाती है। तब ह्यूंगमिंग कहता है हे इसके हाथ को इतना ज्यादा मत मोड़ना क्योंकि इसे गाड़ी चलानी है और गाड़ी चलाने के लिए हाथ तो चाहिए ही। तब वह लाल बालों वाला बंदा कहता है हाँ मैं करूंगा मैं इसे छोड़ दूं मैं कर दूंगा। तभी ह्यूंगमिंग उसकी तरफ काफी बेकार नजरों के साथ देखता है। तभी ह्यूंगमिंग अपने बाउंसर से कहता है जल्दी से जाकर उसे लाओ, लेकिन उसके बाउंसर को तो पता ही नहीं होता क्या लाना है। पागल जाकर मनी बैग को लाओ जो कि गाड़ी की डिग्गी में पड़ा है, और फिर वह वहां से जल्दी से निकल जाता है। हम देखते हैं ह्यूमन को जो कि उस बंदे के सामने आ जाता है और कहता है यह रहा तुम्हारा एडवांस, इसमें इतने रुपए हैं कि तुम नई बाइक्स को खरीद सकते हो और चाहे जितना मन चाहे उतना मीट खा सकते हो, लेकिन बस यह मेक श्योर करना कि तुम उस हरे बाल वाले लड़के को मेरे पास लाओ, बस सिर्फ तुम्हें इतना ही करना है और यह कोई रिक्वेस्ट नहीं है, यह है वार्निंग। तभी ये पीछे वाला वैम्पायर उसे उसकी गर्दन से वाइट करने की कोशिश करने लगता है। तभी ह्यूंगमिंग उसे रोक देता है और कहता है उसे गर्दन से मत काटो, कहीं ऐसा ना हो कि वह वैम्पायर बनने से पहले ही मर जाए।
तभी वे वैम्पायर उसके हाथ से काट लेता है और भाई साहब इससे काफी जोर से चिल्लाता है। और ह्यूमन बताता है कि जैसे जैसे रात बीतती जाएगी वैसे वैसे जो स्टूपिड पर्सन है वह और ज्यादा स्टूपिड होता जाएगा। यह काफी अच्छा होता अगर क्रोसर और गार्लिक इसे कंट्रोल कर पाते। तभी से शिफ्ट होता है, हमें देखा जाता है एक शॉप का सीन जहाँ पर दरवाजा खुलता है। वहाँ पर वही लड़की होती है और वह कह रही होती है मुझे माफ करना आज यह दुकान बंद है। तभी वह रुक जाती है। वहाँ पर आया होता है हमारा हान सीगन जो कि कहता है आपसे मिले काफी लंबा टाइम बीत गया, 4 महीने हो गए शायद से। वह लड़की भी कहती है हाँ तुम अब काफी ज्यादा बदल चुके हो, तुम काफी ज्यादा हैंडसम भी लग रहे हो। हान सिंगन कहता है हाँ मैंने ग्रोथ इंजेक्शन को लिया था। लड़की हमारे एमसी से पूछती है आखिरकार इंडिपेंडेंट होने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है। वह सीधे मतलब में वह यह कहना चाहती थी कि आखिरकार तुम्हारे मास्टर ने तुमको छोड़ ही दिया। हमारा एमसी भी उसकी ऐसी बातों को सुनकर समझ जाता है कि इसे सब कुछ पता है और कहता है मुझे लगा ही था इसके बारे में तुम्हें पहले से ही पता होगा। फिर वह लड़की मुड़ते हुए कहती है मिस्टर सोंग डियोक्योन ने तुम्हें राइज किया है क्योंकि यह एक रिक्वेस्ट थी और क्योंकि मैं सिल्वी की एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ कोरिया में तो मुझे छोटी छोटी रिपोर्ट मिलती रहती है। लेकिन मुझे देखने पर ऐसा नहीं लगता कि तुम सिर्फ इसलिए ही यहाँ पर आए हो। आखिर क्या चल रहा है। हमारा एमसी सीधे उससे पूछ लेता है मैंने सुना है कि यहाँ पर एक टूल है जो कि काम आता है किसी भी वेम्पायर को डिटेक्ट करने में। फिर वह कहती है हाँ एक टूल तो है जिसका नाम है ब्लड स्टोन पेंडुलम, लेकिन इससे वेम्पायर्स को ढूंढना इतना भी आसान नहीं होगा। यह सिर्फ आसपास के वेम्पायर को ही ढूंढ पाता है, मतलब कि सिर्फ 20 मीटर के दायरे में जो वेम्पायर होगा उसी को ही डिटेक्ट कर पाएगा। हमारा एमसी कहता है हाँ मैं इसे अभी खरीदूंगा। फिर वह लड़की कहती है अच्छा तो ऐसा है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम्हें अपने फंड्स को काफी अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए। मेरे पास एक क्रॉसबो भी है वैसे जिसमें सिल्वर की नोक वाले एरो लगे हुए हैं। फिर हमारा एमसी कहता है अगर ये कोई वेपन है तो वेपन तो मेरे पास पहले से ही है कुछ, लेकिन शब्द का असली मतलब है मेरे पास कोई वेपन नहीं है। फिर वह लड़की हमारे एमसी से कहती है मुझे लगता है ओल्ड मैन जू ने तुम्हें साइकेडेलिक मून को नहीं दिया है। हमारा एमसी बताता है कि हाँ वह किसी भी छोटे बच्चे के साथ डील करने में रुचि नहीं रखता है। फिर वह लड़की कहती है ओ डियर यहाँ पर ओल्ड मैन जू के अलावा कोई भी इतना रिलायबल वैम्पायर डीलर नहीं है। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वह नीचे के ड्रॉर में कुछ ढूंढने लगती है। हमारा एमसी भी अचंभे में होता है और वह सोच रहा होता है आखिर क्या ढूंढ रही है। वह लड़की कहती है मेरे पास थोड़ी बहुत चीजें तो पड़ी हैं शायद से। फिर वह एक चीज निकाल कर देखती है हमारे एमसी को जो कि होती है सेकेंड्रिक मून और वह कहती है यह एक सीक्रेट रहेगा हम दोनों के बीच में। हमारा एमसी शुक्रिया कहकर अपना हाथ आगे बढ़ाता ही है, लेकिन वह अपने हाथ को पीछे कर लेती है और वह कहती है कि हाँ तुम्हें पता तो होगा कि हम कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करते। वह सीधे सब तुम्हें कह रही होती है कि रुपए देने पड़ेंगे भाई, फ्री में कुछ नहीं है। एमसी भी कहता है हाँ भाई। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को अपनी बाइक के साथ कहीं बाहर, जहाँ पर वह अपनी ख्याल में डूबा हुआ होता है, जहाँ पर उसे सिल्वर्ट की कई बातें याद आ रही होती है, जहाँ पर उसने कहा था क्या तुमने वैम्पायर ब्लड को निकला है या फिर तुम बहाने क्यों बना रहे हो, यहाँ पर तुम अकेले नहीं हो जो बैड लक के साथ है। और लास्ट में वो सीन जहाँ पर उसने कहा था कि तुम्हारा स्वागत है इस ब्लड मून की दुनिया में, और वह अपने मन में सोच रहा होता है इन सब बातों को याद करते हुए मुझे पूरा साल बीत गया, मैं सोच रहा हूँ आखिरकार इतना समय हो गया वह अभी तक कोरिया वापस क्यों नहीं आया। फिर कोई पीछे से हमारे एमसी को हिला देता है, वह कहता है हांसीगन। वहां पर होता है वही लाल बालों वाला बंदा। वह कहता है वाओ क्या ये सच में तुम हो। तभी तो मैं सोचूं आखिर तुम्हें ढूंढना इतना कठिन क्यों हो गया है। लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ तुम तो काफी ज्यादा बदल चुके हो, तुम्हें तो रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जा सकता, तुमसे पहले तो 1 साल बीत गया पूरा, और आखिरकार तुम्हारे बालों के साथ है क्या। तभी वह लड़की उसके पास आती है, कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा लंबे हो गए। सीगन क्या तुम्हें मैं याद हूँ। हमारा हांसीगन भी कह देता है आखिरकार तुम कौन हो भाई। वह रेड बाल वाला बंदा हंसते हुए कहता है तुम्हारा बात करने का तरीका तो अभी भी नहीं बदला सीगन, तुम छोटे बॉस्टर्ड। मैं तुम्हारे बारे में जितना ज्यादा सोचता हूँ मुझे तुम्हें इतना ही पीटने का मन करता है। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए हेल्थ से गुजरा हूँ तुम फकर। लेकिन हमारा एमसी पूरे सीरियस वे में कहता है जियोंग योंग जिन क्या तुम मरना चाहते हो। हमारे एमसी को ऐसे खतरनाक लुक को देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं, लेकिन तभी हमारे एमसी को कुछ नोटिस होता है, उसके गले में लटका हुआ पेंडुलम चमकने लगता है और वह सोचता है एक वैम्पायर। सूरज तो अभी भी आसमान में है और सूरज की रोशनी भी आ रही है। सूरज की ऐसी रोशनी में तो सिर्फ वही चल सकता है जो कि होता है द रूलर ऑफ वैम्पायर्स, द ट्रू वैम्पायर। आखिर ये ब्लड का धब्बा कैसा। हमारे एमसी को उसके हाथ में दिख जाता है कटने का निशान। एमसी सोचता है क्या इसे वैम्पायर ने काटा है। काटे जाने पर इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वह म्यूटेट होगा, लेकिन नेकलेस के ऐसे रिएक्शन को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वह वैम्पायर बनने के प्रोसेस में अभी चल रहा है। तभी हमारा एमसी कहता है सैंडोंग गैंग। कहता है क्या तुमने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया, चलो अब मुझे तुम्हें याद तो नहीं दिलाना पड़ेगा। मैं हमारा एमसी कहता है आखिर तुम्हें कितने का ऑफर मिला है। सैंगडोंग भी सीधा बता देता है कि 2 मिलियन का ऑफर सिर्फ तुम्हारी लोकेशन बताने के लिए और 8 मिलियन तुम्हें उसके पास ले जाने के लिए। और मैं तुम्हें एडवांस में भी बता दूं कि हम छोटे मोटे अमाउंट को तो लेने वाले हैं नहीं, मतलब कि सीधा कह रहा हूँ
कि यह उसे गैंगस्टर के पास ले जाने आया है। हमारा एमसी मन में सोचता है मैं इसे अभी मारना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो कि हमें देख रहे हैं। हमारा एमसी कहता है यहाँ पर तो काफी सारे लोग हैं, वैसे तो 8 मिलियन वॉन काफी बड़ी रकम है, लेकिन जब इन्हें बांटोगे तो तुम तो एक भिखारी बन जाओगे। तभी सैंगडोंग उसकी कॉलर पकड़ लेता है और काफी ज्यादा गुस्से में कहता है तुम लिटिल सेट। हमारा एमसी कहता है अगर तुम एक बाइकर के नाते अपनी प्राइड को रखना चाहते हो तो चलो इसे एक बाइकर की तरह ही सेटल करते हैं, और आखिर तुम एक ठग की तरह act क्यों कर रहे हो। जिसकी बातों को सुनकर सैंडोंग भी थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सैंडोंग और हमारे सीगन के बीच की फाइक रेस का सीन। उनके सामने होता है एक बंदा जो कि रूल्स और रेगुलेशंस को बता रहा होता है, और वह बताता है यह होने वाली एक बिना रूल्स की लंबी डिस्टेंस वाली रेस, तो अब मुझे रूल्स को तो एक्सप्लेन नहीं करना, और इस रेस की फिनिश लाइन है एक्सप्रेसवे का एंट्रेंस गेट। सैंडोंग कहता है काफी लंबा टाइम हो गया जब से हमने एक साथ राइडिंग की है, राइडिंग करते टाइम अच्छी तरीके से तमीज के साथ रेस को करना। अगर थोड़े टाइम पहले मेरी बात से तुम सहमत हो जाते तो हम दोनों साथ मिलकर बियर पीते, लेकिन हमारा एमसी सिर्फ उसे एक ही बात कहता है अपनी सनसेट पर ध्यान रखना, जिसे सुनकर वह सैंडोंग कहता है क्या, लेकिन तभी सामने वाला बंदा रेस को चालू कर देता है। वहाँ पर हमारा एमसी और सैंडोंग दोनों अपनी गाड़ियों को काफी तेज से भगा रहे होते हैं। उन्हीं के पीछे उनके सारे साथी भी आ रहे होते हैं और उनके आगे चल रहे होते हैं हमारे एमसी और सैंडोंग। सैंडोंग अचानक कुछ नोटिस करता है, उन दोनों के सामने आ चुका होता है एक काफी बड़ा ट्रक सा, लेकिन दोनों उसे आराम से ओवरटेक कर लेते हैं। सैंडोंग उसे टीज करते हुए कहता है लगता है पिछले साल से तुमने बाइक को अपनी अच्छी तरीके से चलाया ही नहीं है, अगर तुम इतना हल्के से और धीरे धीरे अपनी बाइक को क्यों चला रहे हो हांसीगन। लेकिन वाइसीगन तो उसको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा होता और मन में सोचता है चाहे वैम्पायरिफिकेशन प्रोसेस अभी चल ही रहा है, लेकिन फिर भी यह अभी तो एक ह्यूमन ही है। जहाँ पर वह अपने मास्टर की बातों को याद करता है, जहाँ पर उसने कहा था कि जिसे मारना हो उसे मार देना, जिसे तुम समझते हो मारना जरूरी है, और वह सोचता है अगर इसकी जरूरत पड़े तो इसे मारना ही पड़ेगा। लेकिन तभी वह अपने रेस ट्रैक से रास्ते को बदल लेता है। सैंडोंग भी कहता है आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो, उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वहाँ पर उसके साथी भी होते हैं जो कि उन्हें देख रहे होते हैं। तभी एक बंदा कहता है आखिरकार वे ऐसा अजीब एक्ट क्यों कर रहे हैं, हाईवे की एंट्रेंस तो उस तरफ है। तभी सीन शिफ्ट होता है, ह्यूमिंग कह रहा होता है क्या तुम उसे चेज कर रहे हो। कॉल पर दूसरा बंदा कहता है हाँ चेज तो कर रहे हैं, लेकिन ये चेज से ज्यादा एक रेस है। ह्यूमिंग कहता है अब ये कैसी बकवास है। कॉल वाला बंदा कहता है वेल तुम इसे एक बैटल कह सकते हो दो असली मर्दों के बीच में। ह्यूमिंग भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है तुम क्रेजी बास्टर्ड, तुम इतना केयरलेसली कैसे बिहेव कर सकते हो। बैटल आखिर ये कैसी बैटल है। वह अपने मन में सोचता है वह बंदा एकदम बियॉन्ड है उनकी इमेजिनेशन से भी। फिर वह वहां से निकलते हुए कहता है कि हाँ मैं वही आ रहा हूँ, उसे जाने मत देना। तभी एक बंदा कहता है लेकिन हमने तो उसे खो दिया। ह्यूमिंग कहता है क्या। फिर हमें दिखा जाता है एक कंस्ट्रक्शन साइट का सीन, जहाँ पर हमारा एमसी उसके अंदर चला जाता है और पीछे से कोई चिल्ला रहा होता है और कहता है हांसीगन। हम देखते हैं उसके पीछे आ चुका होता है सैंडोंग, जो कि चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार तुम मिडल रेस में कैसे भाग कर आ सकते हो, तुम अपने आप को एक मैन कहते हो और अब तुम अपनी पीठ दिखाकर उस बैटल से भाग आए। तुम तो पहले से भी ज्यादा डरपोक हो गए हो एक साल में ही। लेकिन वह अपनी बात को पूरा ही कर पाता, उसी गले के आर पार हो जाती है एक बुलेट पार। फिर वह अपने गले को पकड़ बाइक से नीचे गिर पड़ता है। हमारा एमसी भी अपनी गन को लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और कहता है चाहे 1 साल हो या 10 साल, तुम्हें मेरे जैसे एक बंदे को पूरी जिंदगी भर इग्नोर ही करना चाहिए था। यह काफी दर्दनाक है ना। चलो इसे मैं तुम्हारे लिए आसान कर देता हूँ। तभी वह एक ब्लड पाउच को अपने चाकू से फाड़ता है और उसे उसके मुंह में डालने लगता है। हम देखते हैं उसके गले का घाव भी भरने लगता है और वह कहता है अब ये ज्यादा दर्द नहीं कर रहा और अजीब ऐसा लग रहा है, अजीब सी ताकत मेरे अंदर फ्लो हो रही है, इसकी स्मेल भी काफी ज्यादा डिलीशियस है। और हम देखते हैं वैसा वह बन चुका होता है पूरी तरीके से एक वैम्पायर। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी ने ब्लू फ्लेम से कर दिया होता है उसके ऊपर अटैक, जिससे वह काफी जोर से चिल्लाने लगता है और वह ब्लू फ्लेम में जलने लगता है और जलते जलते भी उसे गालियां दे रहा होता है। वो कहता है हांसीगन तुम सन ऑफ, आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया, आखिर का किया। हम देखते हैं हांसीगन उसी के सामने खड़ा होता है। हम देखते हैं ह्यूमिन उसके साथियों के पास पहुंच चुका होता है। तभी ह्यूमिन अपने पीछे नोटिस करता है ऊपर उठती हुई धुआं दिख जाती है। फिर वे भी पहुंच जाते हैं उस कंस्ट्रक्शन साइट पर और देखते हैं उसे जलता हुआ। ऐसे सीन को देखकर भाई साहब ह्यूमिंग की भी रूह कांप जाती है। वह मन में सोच रहा होता है जिसे मरना है उसे तो मर जानी चाहिए। फिर उसे अपने मास्टर और सैंडोंग की बात याद आने लगती और कहता है यहाँ पर सच में एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर किसी को मारना जरूरी था। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें देखा जाता है किसी मार्केट का सीन जहाँ पर काफी लोगों को भीड़ लगी हुई होती है। तभी एक लड़की कहती है एक्सक्यूज मी आपका क्या ऑर्डर है। सामने बैठा होता है काफी हैंडसम सा बंदा जो कहता है ये अच्छा है, आप कोरिया में भी बात कर सकती हो मुझसे, मैं इसे काफी आसानी से समझ सकता हूँ। और उस पर लाइन मारने लगता है। वह मेड कहती है आखिरकार अब मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तब वह बंदा कहता है क्या आपके पास कुछ। तभी वह अपनी बात को पूरा ही कर पाता उससे पहले पीछे से कोई हिला देता है मास्टर। तभी वह बंदा कहता है आखिर क्या मैटर हो गया। वेल वह अपने मास्टर को बाहर लाता है और कहता है अचानक एक लड़की यहाँ पर आई और वह बेहोश हो गई।
हम देखते हैं एक लड़की का सीन जो कि एक कार के बगल में बैठी होती है। हम देखते हैं उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही होती। तभी वह बंदा कहता है विल। तभी सीन शिफ्ट होता है हाईवे पर, हमें दिखाया जाता है उसी कार को जहाँ पर उन्होंने उस लड़की को बैक सीट पर डाल दिया होता है। और देखते हैं विल उसी की तरफ घूर रहा होता है और कहता है मास्टर, क्या हम इसके साथ ठीक रहेंगे? क्या हमें इस एशियन गर्ल को पुलिस के हवाले नहीं कर देना चाहिए था? वहाँ पर उसका मास्टर कहता है मैं भलाई करने में ही विश्वास रखता हूँ, तुम तो मुझे जानते ही हो, और मैं महानता को वैल्यू देता हूँ। विल भी अपने सर को पकड़ते हुए कहता है हाँ मैं तो आपको जानता हूँ और यह सच भी है। मास्टर, कई बार ऐसा होता है कि मैं आपको समझ ही नहीं पाता आखिरकार आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तभी उसको मास्टर कहता है हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए भाई। और आज काफी ज्यादा रोमांटिक सा माहौल है और हमें बताया जाता है ये होता है ट्रू वैम्पायर फैंटम। तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसके नेक्स्ट चैप्टर के लिए। बाय बाय।